ये सहायक चुनाव अधिकारी मनोज कुमार जी हैं सहारनपुर के, और नंबर चाहे तो आप नोट कर लें, कोई बात नहीं, फिर से दे रहे हैं। नंबर है 98-374 18-789। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। ये सहायक चुनाव अधिकारी का फ़ोन नंबर है। मैंने इनको फ़ोन किया, उठा नहीं, फिर मजबूरन मैंने व्हाट्सएप भेजा, फ़ोटोज़ भेजी जैन इंटर कॉलेज पे क्या हो रहा था। उसके बाद मैंने अपना ऑडियो भेजा, इसे सुन ले। एक मिनट रुक जाओ। हेलो, ले नहीं रहा, ये मैं क्लिप शेयर कर दूंगा। किस आधार पे गेट के बाहर पर्चियां चेक की जा रही हैं? पुलिस क्यों रोक रही है जब बूथ खाली हैं? हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। हर वोटर का लोकतंत्र में हक है कि वो अपने मत का प्रयोग करे। ये जानबूझ के चलाया गया डंडा है, और मुझे खुले तौर पे कोई कहने में दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को जानबूझ के वोट डालने से रोका गया। मुसलमानों में इस देश, प्रदेश और प्रशासन भय पैदा कर रहा है, और कांग्रेस इसीलिए मैदान में है। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद सर, मैंने बोला कि ये कंबाइंड पोलिंग स्टेशन ऑफ दीज 3 वार्ड्स 36, 50 और 60, ये भी मेरा मैसेज में है। उसके बाद उनका जवाब आया, डियर सर, समाधान हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट साहिबान को निर्देश दिया गया है। मैंने लिखा आई एम वेटिंग हेयर, और मैंने लोकेशन भी उन्हें भेजी, ताकि भाई अधिकारी हैं, बहुत बड़ा शहर है, 6,23,000 वोट हैं, कहाँ बूथ है आपको पता ही ना हो। तो मैंने व्हाट्सएप लोकेशन भी शेयर करी, लेकिन कोई नहीं आया, कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचा। मैंने वीडियोस बनाए, ऊपर चढ़ के वीडियो बनाए, तमाम तक किस तरह से लोग वहाँ दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी। जो अधिकारी वहाँ पहुँचे, मैंने ये कहा भी कि कहीं एक लाइन खिंचवा दो, अगर तरीका ये है कि इस 5 बजे तक गेट के अंदर जो आ जाएगा उसको वोट डालने दिया जाएगा, मैंने कहा के पीछे कोई लाइन मार्क करा दो, ताकि ये काउंट हो जाए कि ये लोग 5 बजे से पहले लाइन में थे। लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये पूरी तरह से जानबूझ के साजिश है भारतीय जनता पार्टी को जिताने की और विपक्ष को बाहर करने की। इसके बाद मतलब ये अन्याय है। मुझे चुनाव की हार जीत के कोई फर्क नहीं है। हाँ, मेरे 4 वोटर भी थे इस लाइन में, उन्हें वोट डालने से रोका गया। अब बात होती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, जिसके लिए खास उद्देश्य था। लीगल रेमेडीज 3 अवेलेबल है। इलेक्शन पिटीशन, जो मेयर के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ लाई करेगी। दूसरा होता है रिट पिटीशन। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि रिट लाई नहीं करती। वहाँ मेरे आदमी हैं जो नाम से, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हुआ है, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उनकी रिट लाई करती है। और तीसरा होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देगा। वो भी एक तीसरा एंगल है। आज ये डिसाइड हो जाएगा। हम इनको फाइल करने जा रहे हैं, एंड वी विल मेक अ ट्राई। अगर सरकार और प्रशासन नहीं कर पाई तो मैं चाहूँगा कि इसका रिजल्ट रोका जाए, या तो सरकार खुद रोके। सरकार और प्रशासन इस गुंडागर्दी से मतदान कराए हुए चुनाव के ढोंग को खुद विड्रॉ कर जाए, और कोई काउंटिंग इस चुनाव में नहीं होनी चाहिए। रीपोल होना चाहिए इस चुनाव का। ये चुनाव पूरी तरह से अवैधानिक है, और आशा करता हूँ कि मैं पीड़ित हूँ, मेरा दर्द है। मेरा हर उस भाई को जिसने डंडे खाए, इस आधे शहर में वोट डालने गया नागरिक, इस देश का सम्मानित नागरिक, वो डंडे खा रहा था, उसमें भय पैदा किया गया है। तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है। हम इसे खुला चुनौती दे रहे हैं, और लीगल रेमेडीज भी हम इसमें प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। और धर्म और जाति के आधार पर डंडे चलाए आपने, और आप मतदान पे पूछ रही हैं। मेरी तो आत्मा रो रही है। जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया गया, पुलिस को किसने हक दिया था कि वो पर्चियां चेक करे?
वो ये कहे कि हाथ की लिखी पर्ची नहीं चलेगी। अरे निशान देख के आइडेंटिफाई कर लेते कि ये फर्जी वोटर तो नहीं है। क्यों उन बेचारों पे क्यों डंडे का इस्तेमाल किया, क्यों थप्पड़ मारे गए? वो उस देश के सम्मानित नागरिक हैं, अपराधी नहीं हैं, अपराधी नहीं है वो। क्या मानते हैं वर्मा जी, जिस तरीके से भीड़ के द्वारा जो सत्ता पक्ष के नेता है उनको इसकी शिकायत की गई, लेकिन वो बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात किए हुए, बिना किसी से बात किए हुए वो निकल गए, क्या मानते हैं किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ, जैन इंटर कॉलेज पतली साहब गली का मोहल्ला, और वहाँ एक गेट प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि बहुत सारे पोलिंग बूथ स्टेशन अलग अलग जगह लगाते ताकि इस शहर का सम्मानित मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर पाता। ये साजिश है, ये जानबूझ के साजिश है। अगला कदम क्या होगा? एक मिनट रोकोगे तो कुछ और हैं? वो चल रही है भाई, कल थकान उतरी, अभी ये डाटा कंपाइल हो रहा है, इसके बाद अभी तो राइट है ना मेरा। मैं तो कह चुका हूँ चुनाव आयोग की नहीं, जब मैंने आपको वीडियो दिखाया वो किसको शिकायत है? जो वीडियो दिखाए हैं, जो चैट हो रहा है, वो सहायक चुनाव अधिकारी से हो रहा है ना मेरा, तो चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ मुख्य ही इलाकों में पुलिस के द्वारा इस तरह की बात आई है सामने कि उन्होंने पर्चे चेक किए हैं और बहुत सारी चीजें आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या एक ही समुदाय को टारगेट किया? बिल्कुल एक ही समुदाय को टारगेट किया गया है। मैं हार जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मैं उस दृष्टिकोण से चुनाव नहीं लड़ता। मैं तो यहाँ सेवा के लिए आया हूँ। सबसे पहला तो मतदाता इज्जत से वोट तो डालने दो, ये तो थोपा हुआ इलेक्शन है, फिर इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है यार? वहीं लखनऊ में बैठ के डिक्लेयर कर दो कि भाजपा के अलावा इस देश में, इस मुल्क में किसी और को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी नहीं है, ना लड़ने दिया जाए। मैं दुखी भी हुआ क्योंकि यहाँ मैंने जब चुनाव में देखा तो यहाँ क़यादत की राजनीति भी मैंने देखी, और वो क़यादत वाले नेताजी 4 तारीख को आवाम के हक के लिए बाहर नहीं आए, वो बेडरूम में से वीडियो भेज रहे थे। मैं तो चीख के कह रहा था यार मेरी मदद के लिए बाहर आ जाओ ना, मैं खड़ा हूँ। मैं यहाँ पार्टी विरोधी खुशी दल मेरा मतलब ही नहीं है। सबसे पहले तो मेरे मुसलमान भाइयों को वोट डाल दे, लेकिन वो या उनका कोई जिम्मेदार आदमी दोनों ऐसी पार्टियों से बाहर नहीं आया निकल के आवाम के बीच में उनके हक की लड़ाई के लिए। ये भाषण देना, वीडियो जारी करना घर में बैठ के बहुत आसान होता है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? वो बाहर नहीं आते, कुरान मसूद को आप जी बाहर नहीं है, फेसबुक के जरिए लोगों उस समय जब लोग भीड़ में खड़े होते हैं, मैं इसे कमजोरी मानता हूँ, मैं इसे इस्तेमाल करना मानता हूँ आवाम का। उनके हकों के लिए नहीं लड़ेंगे, और उसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसके लिए पहले भी कह चुका हूँ। 107-16 के नोटिस पे उन्होंने जाके मुचलके भरवाए थे, उसका विरोध करना चाहिए था। इससे ज्यादा भाषण में कुछ नहीं कहूँगा। अब जो सवाल अब मैं अनुरोध करूंगा जिसके जो सवाल है अभी आपने PIL रेट के बारे में बताया, 3 ऑप्शन आपने बताया। मेरा सिंपल सवाल है और उसके साथ काउंटर क्वेश्चन ये है कि जिन्होंने ये सारा प्रपंच रचाया, षड्यंत्र रचा, उसके खिलाफ चुनाव को काउंटिंग रुकवाना है या इसको इलेक्शन को, तो वो गुड वर्क है, वो बैक डेट की रिपोर्टिंग भरी जाएगी। ये चुनौती है, जिस डेट में कार्यालय खुल गए थे उस टाइम की रिपोर्ट दिखा दीजिए। कारण ये है कि हमने चुनाव कार्यालय की परमिशन डाली, उसमें इसकी रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट, इस सीट पे, उस सीट पे, उसको इतना दौड़ाया गया कि हमें 23 तारीख को परमिशन मिली। ईद का त्यौहार था, फिर साथियों की राय हुई कि ईद के बाद ही ऑफिस की ओपनिंग करेंगे, तो हम 25 में अपना कार्यालय खोल रहे। दूसरा उदाहरण देते हैं, दूसरा अलग अलग चरण से पहुंची और यहाँ के क्षेत्र का जो कंसर्न दरोगा साहब हैं उनके पास पहुंची, तो उन्होंने जो हमारे अनिल जैन साहब ऑफिस का ये सारा काम देख रहे थे, अशोक जैन साहब, उन्हें ये कहा कि इस पे प्रत्याशी के लेटर पैड पे उनके 5 समर्थकों के नाम लेके आई। लोकतंत्र में गोपनीय मतदान की व्यवस्था है। इज इट फेयर? पुलिस अधिकारी ये पूछ ले और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये मेरा सवाल। आप बता चुके हैं, आगे भी बताओ। सर आ रहा हूँ। अब सर बात आती है लास्ट हम चुनाव पे आ जाते हैं। किसको?
अगर आप सीधा सीधा कह रहे हैं पूरा प्रशासन को, तो क्या चुनाव से पहले नहीं पता था कि वो 3-3.5 साल से हैं? यार हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आयोग स्वतः संज्ञान लेगा भाई, आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आयोग की जिम्मेदारी है। हम भाई ये तो आयोग की जिम्मेदारी है। जैन साहब के हमें लिखने की जरूरत क्या है इस बात की? ये तो स्वतः ज्ञान महत्वपूर्ण रहेगी कि हम क्योंकि विधायक जी बोल रहे हैं। एक हमारे प्रत्याशी चंद्रशेखर पासी जी जो कि हमारे खलासी लाइन से शारदा नगर से प्रत्याशी थे, पत्रकार बंधु वहाँ हमारे थे सब लोग। उनको बीजेपी के एक प्रत्याशी ने 41 वार्ड में बीजेपी के प्रत्याशी ने अंदर जब उन्होंने वो पर्ची ले रहा था एक बच्चा फर्जी वोटों की, उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनको थप्पड़ मारा, वहीं बूथ के अंदर उनको थप्पड़ मारे बीजेपी के प्रत्याशी ने। तो हम लोगों ने उसमें ऑनलाइन FIR कर दी है और हम चाहेंगे कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इसी बीच में मैं चाहूँगा कि हमारे सबके नेता आदरणीय पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल जी भी आपको माइक दे दीजिएगा सर, माइक दे दीजिएगा। बंद हो गया एक चीज आप हमें ये बता दीजिए कि चुनाव में कल हुआ है, परसों हुआ है, उसको लेकर क्या शिकायत है और आप उस पर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? देखिए जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में हमने आपके सामने रखा कि किस तरह हमें परमिशनों के लिए एक परमिशन को, क्योंकि 10 दिन का चुनाव था, 2-2 4-4 दिन लगा दिया गया। हमें कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार का जो हमें समय था जो मिलना चाहिए था, हमारी परमिशन होनी चाहिए थी, हमारे वाहनों की परमिशन होनी चाहिए थी जो हमारे प्रचार में लगते, उनको कहीं ना कहीं विलम्ब से दिया गया ताकि उसमें चुनाव परिणाम में उसका रिजल्ट सही ना आए, ताकि हम लोगों के बीच ना जा सकें, पहली बात। दूसरी, जिस तरह का चुनाव आप लोगों ने देखा, जो हर एक आदमी आपको बता सकता है, जिस तरह की लाइनें लगी हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लाइनें लगी हुई थी, एक समुदाय को वोटों को रोकने का जिस तरह का काम किया गया है वो परसेंटेज आपको बता देगी। जहां 1000 वोट है वहां केवल 300 वोट पड़ रहे हैं, तो ये बात भी उस बात की गवाह है। जब आंकड़ा आप निकालेंगे, अभी हम पूरा आंकड़ा आपको दे देंगे कि जहां पर 1000 वोट डले हैं और केवल 300-350 पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को बाधित करने वाली बात है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने बाधित करने की कोशिश की, वो कौन लोग हैं? अब आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग जिस तरह की हमारे प्रत्याशी ने बताया, क्योंकि वो एक एडवोकेट भी है, जिस तरह की बात उन्होंने रीट फाइल करने की बात कही है, तो उस पर विचार कर हम लोग जो भी संवैधानिक तरीका होगा रीट का उसको करने का, मजबूती के साथ उसको करने का काम करेंगे। क्या डिमांड की गई है आपके द्वारा? काउंटिंग होगी या उसको क्या रिपोल की क्या? हम रिपोल की भी बात कर रहे हैं कि कम से कम जहां चुनाव बाधित हुआ है वहां कम से कम रिपोल करा जाए। देखिए, हमारे प्रत्याशी के साथ जिस तरह की मारपीट की गई, और वो उस प्रत्याशी ने की जो भाजपा का प्रत्याशी है, हम लोग वहाँ गए भी थे, वहाँ फर्जी वोटिंग की बात चल रही थी, तो रोकने का प्रयास हमारे प्रत्याशी ने किया, उसके साथ वहीं अंदर ही मारपीट की गई। उसमें हमने उस दिन भी शिकायत दर्ज की थी, पुलिस को भी की थी, और कल हमने ऑनलाइन FIR कर दी। हम चाहेंगे कि प्रशासन उसमें संज्ञान लेकर गिरफ्तारी करने का काम करे। आपके प्रत्याशी पर आरोप लगाया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है वहाँ। अगर हमारा प्रत्याशी, कैमरे लगे हुए हैं, अगर हमारे प्रत्याशी की गलती है तो उसे न्याय संगत उसे दंडित करे, यदि हमारे की नहीं है तो जिसका जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। वो भी बहुत कमजोर हो गया। ये जिम्मेदारी अपोजिशन की हमेशा, जब भी अपोजिशन की बात होती थी तो वो प्रेस से होती थी, और प्रेस से घबराता था प्रशासन, हमेशा प्रेस से घबराता था, और प्रेस अब खामोश हो गई, इसलिए प्रशासन ने भी जो है पर फैला दिए। तो ये मेरी आप लोगों से विनती है, प्रेस की लाइट हटाने में कांग्रेस का तो हाथ है, मैं इसी का एक मिनट मेरी बात आप बता रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट को बैंक समझते हैं, अपना वोट बैंक समझते हैं, वो सिर्फ सपा और BSP समझते हैं, कांग्रेस भी समझते हैं। कांग्रेस नहीं समझ रही, कांग्रेस नहीं समझ रही, कांग्रेस से भी अरे कांग्रेस एक बात ये आप देखिए, कांग्रेस का 2 वोट थे,
हमने भाई हम बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मुझे समय मिला मैंने सब प्रयास किया। बिला मेरा उसका गवाह है, मेरा गला गवाह है। ये 6,23,000 वोटर तक मैं कैसे पहुंच सकता था, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। एक सेकंड मैं सचिन भाई ने जो सवाल करा, एक सेकंड भाई सुनो अरे 51% का प्रतिनिधि बोल रहा है, इसकी सुनो। सारी जिम्मेदारी मीडिया उठा ले और विपक्ष ना करे। नहीं अरे सुनो, आज क्या है देखिए, अखिलेश यादव की अभी वो हुई थी ना, उसमें उन्होंने क्या कहा था, रैली नहीं हुई थी, प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि साहब अभी अब आप खबर लिखते हैं तो आप जेल चले जाते हैं। सुना था कि नहीं सुना था आपने? बलिया के अंदर पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। मैंने ये खबर जिस पर आप किसी कर रहे हैं, मैंने दबंगई से परसों खबर चलाई। हाँ चलाइए। और मैंने तमाम विजुअल लगाए। दिक्कत ये है कि आप मीडिया से तो बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जब मीडिया पे हमला होता है तो आप खुल के बाहर नहीं आते। इसका जवाब मैं सरसावा में मीडिया को, भाई साहब सरसावा में मीडिया को दौड़ा के पीटा। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, छत्तीसगढ़ में, भाई मुझे बोल, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहाँ मुख्यमंत्री ने बघेल ने वहाँ के बड़े जर्नलिस्ट को जेल के अंदर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वह सच्चाई दिखा रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं? और जितनी दुर्व्यवस्थाएं हुई है ना, कांग्रेस के शासन में हुई है। इमरजेंसी किसके समय में लगी? किसकी सरकार थी? जिस तरह 3/7 में हुआ, कौन सा कानून था, कौन से घोषित वो घोषित इमरजेंसी थी। हमें मीडिया पे विश्वास है, मीडिया हमें मीडिया पे विश्वास है। हमने जो पहले की बात रखी वो बात हमेशा हम अपनी मीडिया पे पूरा विश्वास है। उन्होंने अपनी बात रखी विधायक। अरे एक सेकंड मेरे सवाल मेरा सवाल जो सचिन भाई ने कहा उसका जवाब भैया। कंक्लूजन ये है, हम सहारनपुर के कांग्रेस वाले बना छत्तीसगढ़ का ठेका लूँ, केरल का लूँ। एक मिनट यहाँ हम हर तरह से पत्रकारों के साथ रहे, पत्रकारों के साथ हैं, और खुद हमने पत्रकारिता करी 10 साल चलाई। ये जो एक बात सचिन भाई ने जो सवाल करा सुनो कि वो जो पार्टियां, 2 पार्टियां हैं, समाजवादी और बसपा, जिनके नेता विपक्ष में हैं और जो विपक्ष का भूमिका कहते हैं कि हम निभा रहे हैं। लोगों ने 99% वोट विधानसभा में समाजवादी को देकर देख लिया। रिजल्ट आपके सामने है कि जनता जब पिट रही थी, समाजवादी का कोई नेता बाहर नहीं निकला। दूसरे बसपा का भी आपने हालत देख लिया कि बसपा के नेता, पहले हाजी फजलुर रहमान को कहा जाता था कि वो अपना छोड़कर चलाए, कमजोर क़यादत है। अब की बार मजबूत क़यादत बसपा से लड़ रही थी, नतीजा था कि घर में बैठकर वीडियो जारी करेगी। धन्यवाद। एक चीज सिर्फ काइंड रिक्वेस्ट, अभी अध्यक्ष जी की उंगली देखी तो ये स्याही पे मेरा ध्यान गया। अगर उन वोटर की लाइनों में जो लग रहे थे उनकी उंगली पे निशान होता, उन्हें डंडा मारते, कुछ भी करते, उनकी उंगली से पहचाना जा सकता था। उन्हें पर्ची और आइडेंटिटी देखने की भोजन। सबसे पहले तो मैं इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई मुजफ्फर अली ने और हमारे महापौर के प्रत्याशी भाई प्रदीप वर्मा जी ने जो क्षेत्र में इन्होंने देखा है, जो परेशानियां हमारे मतदाताओं के सामने आई है, वो सब आप लोगों के सामने। हमारा चुनाव का मकसद चुनाव जीतना भी, और एक हमारा जो प्राथमिकता का मकसद था
वो ये था कि जो हिंदुस्तान के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई है चुनाव की, उसमें हम शिरकत लेकर के उसको मजबूत करें और उन विचारधारा को, जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी, सामाजिक एकजुटता की, आपसी प्यार और सौहार्द की, जो नेहरू जी की, पटेल जी की, अम्बेडकर साहब की, जो इनकी एक सोच थी कि हम किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं और किस तरह के हिंदुस्तान में लोकतंत्र को हम आगे बढ़ाएंगे, वो व्यवस्था उन्होंने दी कि उसी के तहत ये चुनाव होते हैं। और उन चुनाव में अगर हमारा प्रशासन पक्षपात करने लगे, जरा सा भी पक्षपात करेगा, तो उस व्यवस्था को धूल धूसित करने का काम करेगा और उसका परिणाम ये होता है जो यहाँ के मतदाताओं ने झेला। मैं ज़्यादा जगह पर नहीं जा पाया, मैं 2-3 जगह पर गया हूँ, कुछ भी वोट डालने गया मैं, लेकिन ये बात सही है कि वोटर को पर्ची देखने का काम पुलिस वाले करें और वहाँ से वापस भेजें। मुझे खुद कहने लगे, मेरे पास में कोई वहाँ बीएलओ नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ बीएलओ की कोई व्यवस्था नहीं थी। और दूसरी ये कि जो हमारे किसी भी दल के एजेंट थे वो सारे बाहर बिठा रखे थे। अरे भाई, एजेंट तो इस बात के लिए होता है कि वो अंदर सुरेंद्र कपिल किसकी ओर डाल रहा, गलत तो नहीं डाल रहा, कहीं वो शब्बीर साथ जी की ओर तो नहीं डाल रहा सुरेंद्र कपिल। इस चीज़ के लिए तो वहाँ जो हमारे एजेंट होते हैं वही देखभाल करके उस व्यवस्था को सुचारू करेंगे, लेकिन वो बाहर बिठा रखे। कक्ष में अंदर वोट पड़ रही, वो सारे बाहर बैठे बेचारे 2-3 कुर्सियों पर ग्राउंड में बिठा रखे उन्हें। तो उस एजेंट का होने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने की मंशा ये है कि जिस मकसद से और जिस व्यवस्था में ये हमारा लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया बनाई गई थी, वो पूरी तरह से हमारे यहाँ पर व्यवस्थित रूप से नहीं चली। उसमें झोल थे, बहुत झोल थे। तो हम यही चाहेंगे कि उन सब के ऊपर आप लोग भी, क्योंकि आप तो सब जगह गए हैं और ऐसी बात नहीं जो हमने देखा वो आपने नहीं देखा होगा। ये बात अलग है कि हमारे प्रत्याशी अंदर तक जा सकें, हमने बाहर खड़े होकर के देख लिया, वोट देने गए तो जो हमारे साथ में हुआ हमने वो देख लिया। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें मैंने सबसे बड़ा जो है ऐसा वो देखा है, जो लकुना इसमें था, वो ये था कि एजेंट बाहर बिठा रखे थे, किसी एजेंट को अंदर प्रक्रिया को देखने के लिए नहीं बिठाया हुआ था। और मैंने अपने 50 साल के कैरियर में, 55 साल हो गए मुझे वोट डालते हुए, पहली दफ़ा ये देखा है कि एजेंट को अंदर नहीं बैठने दिया, बाहर बिठाया। और गेट के बाहर, कैंपस के बाहर में पुलिस वाले चेक कर रहे थे, वहीं से वो लोगों को भगा रहे थे। जैसे मेरे पास में बीएलओ की पर्ची नहीं थी, जो कोई देगा होगा मेरे घर पर पर्ची, वो सादी पर्ची थी, उसी पर उन्होंने मेरे सामने दूसरे आदमी को यह कहा, कहने आप अंदर नहीं जा सकते, हाथ की लिखी हुई पर्ची है, इस्लामिया कॉलेज का मामला, और उसको वापस कर दिया। मैंने कहा भाई मैं तो वापस नहीं जाने का। ये इसका मकसद पर्ची का ये है कि ये प्रेसिडेंट ऑफिसर को या जो वहाँ संबंधित क्लर्क है उसको, उसकी आसानी के लिए है ये कि उसे देखने में दिक्कत ना हो, ढूंढने में टाइम ना लगे। इसका मकसद ये नहीं है कि आप गेट पर वो करें कि ये हाथ की लिखी हुई पर्ची है। तो इस तरह की जो ये कार्रवाई हुई है उससे मतदान प्रभावित हुआ है, बाधित हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था लोकतंत्र में। तो ये कुछ ऐसी बातें थी, हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताई, हमारे प्रत्याशी ने भी बताई। मैं एक बात कह कर अपनी और अपने कांग्रेस की पार्टी की तरफ से आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहेंगे हम, कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बेटियों के साथ में आपने वो वीडियो देखे होंगे जिसमें वो जब मेडल लेकर के आए तो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हें ये कह रहे कि आप हमारी बेटियां हैं, हमारा अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। अब वो प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
वे वहाँ पिटने छिटने लग रही, पुलिस भी उनके साथ में जायज़ी कर रही, लेकिन प्रधानमंत्री गायब है, उनका पता ही नहीं, बेटियाँ कहीं हैं। और फिर मैं ना कहते हुए भी ये कह रहा हूँ कि जिसने ये बात कह दी हो कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, दूसरों के ऊपर तो मुकदमा हो जाता, अब तक सांसद की सदस्यता खत्म हो जाती और वहाँ पर उन्हें सांसद महोदय को जिन्होंने उनकी साथ में जायज़ी कर रखी, कोई भी लड़की अपनी इज्जत को सड़क के ऊपर लाने के लिए इतनी हल्की नहीं होती। और जिसने मेडल लिया हो वर्ल्ड लेवल का और वो लड़की ये कह रही कि मेरी साथ में इस तरह से हुआ है, उसने अपनी इज्जत को ताक पर रख करके तब इस बात को कहा है। और इसमें कोर्ट भी ये कहता है कि अगर लड़की का बयान है तो उसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। अगर वो सुरेंद्र कपिल के साथ में हो जाए तो अब तक 5 मिनट नहीं लगे थे, मुझे बंद कर देते, मेरे पास को एक्ट लगता। और वहाँ पर जो पुलिस का रवैया है दिल्ली की, वो आप सब लोगों के सामने है। आप पत्रकार बंधु देश की नब्ज को पहचानते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों उसे बचाया जा रहा है सांसद महोदय को, और उसके ऊपर कितने केस हैं, ये भी आप सब लोगों को मालूम है। तो मेरा कहना यह है कि आज प्रधानमंत्री ने जब उन्हें बेटी कहकर उच्चारण किया तो उनको उस बात को पूरी भी करनी चाहिए। ये नहीं है कि उनका कोई बेटी अपनी नहीं है, कोई बेटा अपना नहीं है, तो सारी बेटियों को बेटी कहकर के और फिर उनके साथ में जायज़ी हो, उसको बर्दाश्त करें। तो हम उसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि उन बेटियों के साथ में न्याय होना चाहिए और न्याय तुरंत होना चाहिए, जैसे एक आम आदमी के साथ में होता है। और सदस्यता उसकी भी खारिज होनी चाहिए। जिस तरह 1 महीने में एक मुकदमा निपटा और सांसद ही खत्म कर दी गई सदस्यता, उसी तरह उसे 15 दिन में पास को एक्ट को करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई गवाहों की जरूरत नहीं। उसमें तो जो पीड़ित है उसके गवाह ही, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसके गवाह ही जो है वो खुद है। तो मैं अपनी केंद्र सरकार की, अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की, जिसकी पुलिस ने उनके साथ में राज्य में जांच की है, उनकी निंदा करता हूं और ये मांग करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई।